हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक्ड इट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग एनसीईआरटी का जियोग्राफी का सीरीज जो भी अभी इनकम्प्लीट रह गया था, अब हम लोग उसे वन बाय वन क्लासेस करके कंप्लीट करेंगे और जियोग्राफी भी पूरी करेंगे। पॉलिटी की 4 से 5 क्लासेस सिर्फ मैं लूँगी, जो कि सीटेट के लिए होगा। सिर्फ और सिर्फ सीटेट को टारगेट करके मैं 4 से 5 क्लासेस पॉलिटी का कराऊंगी और उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूंगी। उतने में अगर आप उतना भी कर लेंगे तो जो भी 12 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे उतने सेक्शन से ही। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन जो है वो आपको इधर उधर के मिल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी पर बेस्ड ही मिलते हैं। और मैंने पॉलिटी का एनसीईआरटी पर बेस्ड 4 से 5 पेज का ही सिर्फ नोट्स मैं बना पाई हूँ उससे, तो सिर्फ मैं उसे ही आप लोगों को दूंगी। लेकिन अभी पहले जियोग्राफी का पोर्शन करेंगे, उसके बाद पॉलिटी करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग हिस्ट्री करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और पहले अगर हम उसे लेकर जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट जो है वो छूट जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री भी करेंगे। अगर ये सब पूरा हुआ रहेगा तो हम लोग हिस्ट्री के जितने जल्दी मेरे क्वेश्चन टाइप हो जाएंगे उतने जल्दी मैं आप लोग को करा दूंगी, क्योंकि उसका थियोरी पढ़ने में बहुत लेंदी होगा और आप लोग उसको मतलब याद भी नहीं रख पाएंगे। जब हम लोग उसे क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे तो आप उसे बेटर तरीके से याद रख पाएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। अभी आप लोग हिस्ट्री की एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। ठीक है, आज हम लोग एनसीईआरटी के पीडीएफ से ही डायरेक्टली आपको मैं पढ़ाऊंगी और जहाँ फिर मैं बोलूँगी आपको नोट करना है, वहाँ पे आप वो पॉइंट अपने नोट्स में नोट कर लेंगे, ताकि लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करने के लिए अच्छा होगा। और अगर आप उसी नोट्स को जो भी आप बना रहे हो उस 4 से 5 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपका जो भी जियोग्राफी से क्वेश्चन बनने वाला है कहीं भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। हाँ, 2 क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस जा सकता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन मेरे में भी आए थे और जो मेरे गलत हुए थे, जो कि बहुत मैंने एनसीईआरटी में कहीं पर भी उसे नहीं पढ़ा था, तो वो 2 क्वेश्चन मैंने गलत किए थे जियोग्राफी के। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे मतलब 2019 वाले में आया तो इस बार भी आएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एनसीईआरटी पर अगर आप एनसीईआरटी का मेरा पूरा सेशन को अटेंड करने के बाद आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक से ही बन जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन जो है वो कॉमन सेंस पर भी हमारे डिपेंड करते हैं, लेकिन हाँ 10 से 12 क्वेश्चन का जो खेल है जियोग्राफी का उसे हम लोग एनसीईआरटी से ही कवर कर लेंगे। ठीक है, और यही हाल हिस्ट्री और पॉलिटी का भी है। पॉलिटी में बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप लोग इसके लिए बिल्कुल घबराएंगे नहीं। पॉलिटी में 4 से 5 क्लासेस सिर्फ होंगी, वो भी आधे घंटे की एक क्लास होगी। उतने में आपका पूरा पॉलिटी जो मैंने एनसीईआरटी की बुक से निकाला है, जो भी बातें मैंने निकाली हैं वो मैं आप लोगों को दे दूँगी, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, जियोग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से टेक्निकल होते हैं, तो अगर वो आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और क्लास 7 की एनसीईआरटी का ये चैप्टर 3 है। ठीक है, आज हम लोग थर्ड चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, तो हम लोग उसे ही करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है हमारी बदलती पृथ्वी, आवर चेंजिंग अर्थ। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को करने वाले हैं और जो हमारा ये सेशन रहेगा मोस्टली ये सीटेट के लिए पूरी तरीके से मैं टारगेट कर रही हूँ, जो कि 2021 में पेपर होने वाला है सीटेट का, तो ये मैं उसको टारगेट करके ही लेसन बना रही हूँ। ये सेशन मैं उसी के लिए बना रही हूँ। लेकिन ये आप अगर यूपी टेट दे रहे हैं तो उसके सेकंड पेपर में और फर्स्ट पेपर में जो ईवीएस वाला पोर्शन होता है उसमें ये आपको हेल्प कर सकता है, और एमपी टेट के भी ईवीएस वाले पोर्शन में ये आपको थोड़ी बहुत हेल्प दे सकता है। और उसके अलावा सुपर टेट में, केवीएस में या फिर कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो जो भी जहाँ पर एनसीईआरटी का काम होता है वहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी की बुक से ही चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं एक बार आप लोगों को क्लास 7 का सिलेबस तो दिखा देती हूँ कि कितने चैप्टर हैं और हम लोग कैसे कैसे इसको पूरा करने वाले हैं। तो ये जो आप विषय सूची देख रहे हैं इसको मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी दिखाया हुआ था। तो अभी तक हम लोगों ने पर्यावरण को कंप्लीट कर लिया है और हमारी पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के जो पार्ट थे हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया है। और उसके अलावा जो सैल और चट्टान वाला जो चैप्टर था, इसी के अंदर 2 पार्ट में मैंने इसे करवाया था। सैल और चट्टान वाला एक चैप्टर था, रॉक से संबंधित था एक चैप्टर, और जो पहला चैप्टर था इसका मतलब एक पार्ट ये था कि जो भी मैंने आप लोगों को करवाया था
पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है क्रस्ट मेंटल कोर वाला, मैंने उसको भी करवाया था। तो ये 2 चैप्टर अभी तक हम लोगों ने इसके पहले कर लिया है और अब हम लोग इसका 3rd चैप्टर करने जा रहे हैं। हमारी बदलती पृथ्वी को आज हम लोग कवर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो करने वाले हैं वो वायु होगा और उसके बाद जल होगा। ज़्यादा चैप्टर है नहीं, बहुत जल्दी हम लोग इसे क्लियर कर लेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लंबे लंबे नहीं होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या याद रखना है और क्या छोड़ना है। तो आज हम लोग उसी पर बात करने वाले हैं। तो अभी हम लोग अपने सेशन पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग करने वाले हैं हमारी बदलती पृथ्वी। ये 3rd चैप्टर है एनसीईआरटी का, हमारी बदलती पृथ्वी। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी का मैंने पीडीएफ ही लिया है और इसमें मैंने चीज़ें मार्क कर ली हैं क्योंकि मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई की थी और नोट्स मैं सारा बना नहीं पाई थी क्योंकि बहुत कम टाइम था उस समय। तो मैंने ऐसे ही मार्क करके ही पढ़ाई किया था, लेकिन आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, आप लोग मार्क करके पढ़ें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को मैं ये टेलीग्राम पर अवेलेबल करा सकती हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए और आप अगर नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए ही। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी बदलती पृथ्वी, ठीक है। और तो आज हम लोग हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में पढ़ने वाले हैं और मैं आपको जो भी पॉइंट बोलूँगी आप उसको अपने कॉपी में नोट करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम पे आप इतने सारे चैप्टर्स को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है और जिन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। पहली बात तो ये कि स्थल मंडल क्या है। मैंने आप लोगों को कल मतलब इसके पहले वाले वीडियोज़ में जो भी हम लोगों ने जियोग्राफी के लेक्चर्स किए हैं उसमें मैंने आप लोगों को ये सब बातें क्लियर की थी, लेकिन एक बार मैं फिर से बताती हूँ कि जो स्थल मंडल है वो पृथ्वी के पूरे बाहरी भाग का, ठीक है, जो पृथ्वी का जो पूरा बाहरी परत होता है जिस पर महाद्वीप और महासागर दोनों ही स्थित हैं, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल वह होता है जो कि पृथ्वी का बाहरी परत मतलब जो क्रस्ट होता है पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत होती है जिस पर महाद्वीप और महासागर दोनों ही स्थित होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्थल मंडल है तो सिर्फ इस पे महाद्वीप ही होंगे, महासागर नहीं होंगे। आपको याद रखना है कि स्थल मंडल पर महाद्वीप और महासागर दोनों ही स्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार आप देख लेंगे कि स्थल मंडलीय प्लेटें क्या होती हैं। तो यहाँ पे बताया भी गया है कि स्थल मंडलीय प्लेटें होती क्या है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो बने नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया गया है तो आप एक बार इसको देख सकते हैं क्योंकि जो भी एनसीईआरटी में चीज़ें गिवन है उससे ज़्यादा अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप इससे कम पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो स्थल मंडलीय प्लेटें होती हैं वो भूपर्पटी में अनेक बड़ी और कुछ जो भूपर्पटी क्या होती है, पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है। मैंने आपको पहले एक बार मैं याद दिला देती हूँ, पृथ्वी के हम लोगों ने 3 भागों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। तो जो क्रस्ट होता है उसी को हम भूपर्पटी कहते हैं और पृथ्वी का सबसे जो बाह्य परत होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, मतलब कि भूपर्पटी कहते हैं। तो जो भूपर्पटी में अनेक बड़ी और कुछ छोटी अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, ठीक है। भूपर्पटी पर कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती है, कुछ कठोर और असमान, मतलब कोई भी प्लेट होती है वो समान प्रकार की नहीं होती, मतलब अनेक प्रकारों की इनका जो साइज होता है अलग अलग होता है। तो असमान प्रकार की असमान आकार की इनका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। तो असमान आकार की जो प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप और महासागर और शामिल सतह महासागर की सतह टिकी होती है। तो पहली बात तो आपको ये परिभाषा याद रखना नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि जो स्थल मंडलीय प्लेट, स्थल मंडल पर महाद्वीप और महासागर दोनों स्थित होता है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। आप इसे अपने कॉपी में नोट करके रख सकते हैं एक ये पॉइंट, ठीक है। तो जो स्थल मंडल है अनेक प्लेटों में विभाजित है और जिन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं, ठीक है। स्थल मंडल जो है जो कि पृथ्वी का सबसे बाहरी परत पर महाद्वीप और महासागर ये सब स्थित होते हैं, स्थल मंडल उसे हम कहते हैं। और जो स्थल मंडल है वो स्थल मंडलीय मतलब अनेक प्लेटों में विभाजित है और उसे ही हम स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। तो ये बात आपको क्लियर करके रखनी है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है और जिन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। मैंने 3 बार इसको रिपीट कर दिया ताकि आपके दिमाग में चला जाए और अगर आप एक बार भी पढ़े तो आपका क्लियर हो जाएगी। और पहली बात, दूसरी बात ये है कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, ठीक है। ये प्लेटें जो होती हैं वो बहुत धीमी गति से घूमती हैं और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर, तो ये आपको लिखना नहीं है, बस आपको ये एक पॉइंट नोट करके रखना है कि जो ये स्थल मंडलीय प्लेटें होती हैं वो बहुत धीमी गति से चारों तरफ घूमती हैं, ठीक है। ये चारों तरफ घूमती है, ये भी आपको याद रखना है कि जो स्थल मंडलीय प्लेटें होती हैं बहुत धीमी गति से और चारों तरफ घूमती हैं, ठीक है। बस आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है यहाँ पे। और
उसके बाद अगर हम अगला पॉइंट देखें तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो पहली तीसरा पॉइंट यहाँ से आपको ये बन सकता है कि जो स्थल मंडलीय प्लेटें होती हैं वो किसके कारण घूमती हैं। तो जो स्थल मंडलीय प्लेटें होती हैं वो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाले गति के कारण घूमती हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो भी मैग्मा है, पृथ्वी के अंदर जो भी मैग्मा पिघला हुआ मैग्मा है उसके कारण जो होती है वो स्थल मंडलीय प्लेटें जो है वो घूमती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये 3 पॉइंट याद रखना है कि जो स्थल मंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे कि हम स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। ये बहुत धीमी गति से घूमती है और इसके घूमने का कारण क्या है, तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा जो है वो इसके अंदर होने वाले गति का कारण होते हैं। ठीक है, और ये वृत्तीय गति से घूमता है, मतलब कि गोलाई से में घूमता है। वृत्त का मतलब गोलाई होता है, तो ये वृत्तीय गति से मतलब वृत्तीय रूप में घूमता है। तो ये 4 पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर हो चुका है। और पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 4 पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट करके रख सकते हैं, ताकि लास्ट टाइम पे आप इसे सिर्फ रिवाइज कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और अगला पॉइंट देखते हैं कि जो प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। और अगर हम ये तो कुछ खास पॉइंट है नहीं, अगला हम देखते हैं कि पृथ्वी की जो गति है उसे हम 2 भागों में विभाजित, पृथ्वी की जो गतियां हैं, पृथ्वी की जो भी गतियां हैं उसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है अंतर्जनित, जिसे कि एंडोजेनिक भी कहते हैं, और एक बाह्यजनित होता है, जिसे कि एक्सोजेनिक कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की जो गतियां होती हैं उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। जो एंडोजेनिक होता है उसे हम हिंदी में अंतर्जनित कहते हैं, क्योंकि आपको दोनों नाम याद रखना है। एंडो भी याद रखना है, एंडो मतलब अंदर होता है और एक्सो मतलब बाहर होता है। तो एक्सोजेनिक जो होता है वो बाह्यजनित बल होता है। तो पृथ्वी की गतियाँ जो होती हैं वो 2 भागों में हैं, अंतर्जनित हो गया और बहिर्जनित हो गया। तो जो अंतर्जनित होता है, यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो अंतर्जनित बल होता है, जो एंडोजेनिक बल होता है, वो पृथ्वी के अंदर होता है। ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है। ठीक है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे हम एंडोजेनिक फोर्स या अंतर्जनित बल कहते हैं। सिर्फ आपको इसको एक लाइन में लिख के रखना है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होने वाले बल को हम एंडोजेनिक या अंतर्जनित बल कहते हैं। और दूसरा है कि एक्सोजेनिक, जो कि पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। जो बल पृथ्वी के बाह्य सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें हम बहिर्जनित या फिर एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको क्लियर करके रखना है। और अंतर्जनित बल जो होते हैं वो आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। तो भी हम लोग देखते हैं इसके बारे में और आगे क्या पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की गतियों को 2 भागों में बांटा गया, एंडोजेनिक मतलब अंतर्जनित हो गया और बहिर्जनित हो गया। अंतर्जनित में क्या होता है, ये मतलब 2 तरीके से हम इसे देख सकते हैं। एक होता है अंतर्जनित में हम देख सकते हैं कि एक आकस्मिक बल होता है और दूसरा पटल विरूपण बल होता है। जो आकस्मिक बल होता है इसके 3 मतलब इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 10, 20, 25, 50 हो सकते हैं, लेकिन अगर एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो एटलीस्ट आपको उतना याद होना चाहिए। ठीक है, तो अंतर्जनित बल का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें कि भूकंप आता है, ज्वालामुखी आती है और भूस्खलन आता है। भूकंप भी क्या किसी को बताकर आता है, नहीं आता, ये अचानक ही आता है। और ज्वालामुखी भी अचानक ही आता है। और भूस्खलन जो लैंड स्लाइड होता है वो भी मतलब पृथ्वी का धरातल का अपने जगह से खिसक जाना, जो लैंड स्लाइड होता है वो भूस्खलन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो वो भी अचानक ही आता है। ठीक है, तो ये अंतर्जनित बल का एग्जाम्पल है। ये तीनों ही अंतर्जनित बल के एग्जाम्पल है। और अंतर्जनित की अगर हम अंदर जाएंगे तो ये आकस्मिक बल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और ये पटल विरूपण बल जो है, ये पर्वत निर्माणकारी बल जो होता है वो पटल विरूपण बल में आती है और ये भी एक अंतर्जनित बल है। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जो पृथ्वी की गतियाँ हैं उन्हें अंतर्जनित और बहिर्जनित बल में बांटा गया है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है, जो 4 ऑप्शन देगा, भूकंप देगा, ज्वालामुखी देगा, भूस्खलन देगा और चौथा यहाँ से कोई ला के रख देगा। मान लेते हैं यहाँ पे पवन ला कर रख दिया चौथा ऑप्शन। और पूछा गया कि इसमें से कौन सी पृथ्वी की अंतर्जनित बल का एग्जाम्पल नहीं है, तो आप इसे पवन को टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा पृथ्वी के बहिर्जनित बल का एग्जाम्पल है, तो भी आप पवन को टिक करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल पहचानने के लिए भी मिल सकते हैं। तो आपको ये क्लियर करके रखना है, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन ये सब जो है वो अंतर्जनित बल के एग्जाम्पल है और जो कि अचानक ही आते हैं। ठीक है, और जो ये
पर्वत निर्माणकारी बल है वो भी अंतर्जनित बल से ही संबंध रखता है। तो यहाँ पे इतनी बातें आपको क्लियर करके रखनी है। और यहाँ पे अगर हम बहिर्जनित बल देखें तो बहिर्जनित बल क्या होते हैं, जो कि बाहरी तरीके से मतलब पृथ्वी की सतह पर बाह्य सतह पर बल लगते हैं, बाहरी सतह पर बल लगते हैं, जिसके कारण उसे हम बहिर्जनित बल कहते हैं। जैसे कि अपर्दन हो गया और निक्षेपण। अपर्दन का मतलब होता है कटाव और निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। ठीक है, कटाव और जमाव होता है। तो कहीं से कटाव होता है और कहीं जाके वो डिपॉजिट या जम जाता है। तो इनके द्वारा होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो बहिर्जनित बल लगते हैं, तो बहिर्जनित बल में कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। तो नदी हो गया, जैसे कि मिट्टी का जो कटाव होता है, अगर पीछे से बहुत तेज पानी का फोर्स आ रहा है और वहाँ पे मिट्टी है बीच में, और मिट्टी जो है कट के बहुत आगे चली जाती है कहीं पे, और फिर वहाँ पे जाके उसका जमाव हो जाता है। तो ये नदी और बहते जल के द्वारा मिट्टी का या फिर मिट्टी का कटाव हो सकता है। तो ये एक बाहरी जो बल है वो नदी या बहते जल के द्वारा भी लगाया जाता है पृथ्वी पर, पवन के द्वारा भी लगाया जाता है पृथ्वी पर, समुद्री तरंगों के द्वारा भी पृथ्वी पर लगाया जाता है, और हिमनद के द्वारा भी लगाया जाता है। तो आपको ये चारों एग्जाम्पल याद करके रखने हैं, मतलब कि एकदम कंफर्म क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि बहिर्जनित बल का एग्जाम्पल क्या क्या है। तो नदी और बहता जल है, पवन हो गया, समुद्री जल हो गया और हिमनद हो गया। 4 आपको यहाँ से याद रखने हैं और 4 आपको यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो अंतर्जनित बल होता है ये ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। ये भी हमें याद रखना है कि जो अंतर्जनित बल होता है वो ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है कि अंतर्जनित बल जो होती हैं वो ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अत्यधिक हानि होती है इनसे। ठीक है, तो अंतर्जनित बलों से ज़्यादा हानि होती है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब ज्वालामुखी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। और ज्वालामुखी के बारे में बहुत सारे पॉइंट आपको हो सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग सीटेट देने जा रहे हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको पॉलिटी भी पढ़ना है, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, CDP भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, EVS भी पढ़ना है, आपको बहुत कुछ पढ़ना है। इसलिए आप अपने ऊपर अनावश्यक बोझ को ना डालें, और जितना NCERT में गिवन है किसी भी टॉपिक के बारे में आप उतना कवर करके जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी करने से भी कोई फ़ायदा होगा नहीं। क्योंकि आप एग्ज़ाम टाइम में हड़बड़ाहट होती है, इतने सारे पोर्शन हमें सॉल्व करने होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम लिमिटेड चीज़ों को कवर करके और उसको बार बार रिवाइज करके जाते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे ज्वालामुखी के बारे में, अब हमारा जो टॉपिक है वो ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इसके ज्वालामुखी के बारे में बहुत कम दिया गया है यहाँ पे, और हम लोग उतना ही पढ़ने वाले हैं, उससे ज़्यादा हम लोग पढ़ने भी नहीं वाले हैं ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है, वोल्केनो के बारे में पढ़ना है। हमें यहाँ पे ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है। और अब ज्वालामुखी के बारे में अगर हम देखें तो ज्वालामुखी जो होती है वो भूपर्पटी पर एक खुला छिद्र होता है। ठीक है, भूपर्पटी पर एक खुला छिद्र होता है, या फिर वो दरार भी होती है। ठीक है, इसे हम दरार भी कह सकते हैं। तो जो ज्वालामुखी होती है भूपर्पटी आप लोगों को समझ ही गए होंगे, पृथ्वी का सबसे आउटर लेयर जो होता है, सबसे जो बाहरी भाग होता है उसे हम भूपर्पटी कहते हैं। और तो ज्वालामुखी जो होता है भूपर्पटी पर खुला एक छिद्र होता है, जहाँ से पिघले हुए पदार्थ अचानक से निकलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर से जो पिघले हुए पदार्थ होते हैं वो अचानक से निकलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो ज्वालामुखी है वो आकस्मिक बल है, पृथ्वी पर आकस्मिक बल लगाती है, वो हमें बताकर नहीं आती बल्कि वो अचानक ही फूट जाती है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के अंदर जो पिघले हुए पदार्थ होते हैं वो अचानक ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये जो है एक पिक्चर दिया गया है ज्वालामुखी का। यहाँ पे एक पिक्चर को दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में। आपको यहाँ से मैं 3-4 बातें बता रही हूँ, वो आपको क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सीटेट का NCERT से ही सेट किया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर से पहली बात तो ये है कि जो ये प्राकृतिक छेद बनता है पृथ्वी पर, उसके अंदर से निकलता क्या है। तो यहाँ से लावा, राख, भाप और बहुत सारी गैसें यहाँ से बाहर निकलती हैं। ठीक है, मतलब ये जो है ये मैग्मा चैम्बर है, इसे हम मैग्मा चैम्बर कहते हैं। और ये जो लाइन यहाँ पे बनी है पाइप टाइप की, उसे हम वेंट कहते हैं। और इसी के माध्यम से ये बाहर निकलती है, जो भी अंदर पिघले हुए पदार्थ होते हैं वो यहाँ से बाहर निकलते हैं। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो जिस मतलब कि
जो ज्वालामुखी का मुख होता है जिसके द्वारा ये सब बाहर निकलते हैं, यहाँ पे मुख के द्वारा ही बाहर निकलते हैं ना, तो इसे हम क्रेटर कहते हैं। तो आपको ये एक लाइन में लिख के रखना है कि जो जहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसके मुख को हम क्या बोलते हैं, क्रेटर कहते हैं। और जब क्रेटर का साइज बड़ा हो जाता है तो उसे हम कॉलडेरा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट मुझे लगा कि ये आप लोग को जानना चाहिए। अगर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आप लिख कर रख लेंगे कि जो क्रेटर की जब साइज बड़ी हो जाती है तो उसे हम कॉलडेरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें से पृथ्वी के अंदर मैंने आप लोगों को जब ज्वालामुखी वाला थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने यहाँ पे बताया था कि जो भी पिघले हुए पदार्थ होते हैं जब पृथ्वी के अंदर ही रह जाते हैं तो उसे हम मैग्मा नाम देते हैं, और जब ये बाहर निकल के जमाव करते हैं तो उसे हम लावा का नाम देते हैं। ठीक है, जब ये अंदर ही रह जाएगा तो वो मैग्मा होगा, और जब ये बाहर निकल जाएगा तो उसे हम लावा कहते हैं। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और कौन कौन सी गैसेज निकलती हैं, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, मैं आपको नाम भी बता सकती हूँ, लेकिन आप नहीं भी उसे याद करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में वो गिवन नहीं है, तो पूछने की संभावनाएं भी बहुत कम है। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से मेटल ऑक्साइड निकलता है। ठीक है, यहाँ से मेटल ऑक्साइड निकलता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर वेपर मतलब जलवाष्प भी यहाँ से निकलते हैं, और लावा तो निकलता ही है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पिघले हुए पदार्थ अंदर से बाहर निकलते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वी का जो सेकंड पार्ट होता है मेंटल होता है, और सबसे जो बाहरी पार्ट होता है वो भूपर्पटी होता है। भूपर्पटी पर ही ये उद्गार होता है। ठीक है, तो आपको ज्वालामुखी के बारे में क्या क्या पॉइंट क्लियर हुआ, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि ज्वालामुखी क्या होता है। भूपर्पटी पर एक खुला प्राकृतिक छिद्र होता है, एक छेद होता है, और जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर से पिघले हुए पदार्थ जो है वो अचानक से बाहर आते हैं, क्योंकि ये आकस्मिक बल लगाता है पृथ्वी पर। और जहाँ से ज्वालामुखी बाहर निकलती है उसके मुख को, ज्वालामुखी के मुख को हम क्रेटर कहते हैं, और जब क्रेटर की साइज बड़ी हो जाती है तो उसे हम कॉलडेरा कहते हैं। और जिस पाइप के द्वारा ये बाहर निकलती है उसे हम वेंट कहते हैं। ठीक है, उसे हम वेंट कहते हैं। और जब पिघला हुआ पदार्थ अंदर ही जम जाता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं, और जब ये पदार्थ बाहर आके जमता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लावा बोलते हैं। इतने पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए, और इतने ही क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। और जैसे कि ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हो गया, सुषुप्त ज्वालामुखी हो गया, और शांत या मृत ज्वालामुखी हो गया। यहाँ इसके बारे में एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन मैं आपको नाम बता दे रही हूँ। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी अपने ऊपर बोझ ना डालें, क्योंकि इसके बारे में एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है वहाँ से निरंतर उद्गार होते रहते हैं, मतलब इसमें उद्गार हमेशा बना रहता है। और जो सुषुप्त ज्वालामुखी होता है, मतलब कि जिसे हम डॉर्मेंट वोल्केनो भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, डॉर्मेंट वोल्केनो जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि लंबी अवधि में कोई भी उद्गार नहीं हुआ रहता है वहाँ पे, लेकिन जल्दी ही मतलब उसमें उद्गार होने की संभावनाएं रहती हैं। जैसे कि वेसुवियस जो कि इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है। इतना याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब गिवन है नहीं। और उसके बाद मृत और शांत ज्वालामुखी जो होती है, जिसमें कि निकट भविष्य में उद्गार होने की संभावनाएं एकदम होती ही नहीं है। मतलब इसमें होता है कि जो शांत ज्वालामुखी होती है वहाँ से उद्गार होने की संभावनाएं कभी भी नहीं होती हैं। तो ये सब आपको बस एक नाम याद करके रख सकते हैं आप कि ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके बारे में एनसीईआरटी के क्लास 8th में नहीं दिया गया है, तो आप इतना परेशान नहीं होंगे इसके लिए, और क्योंकि आपको बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, और अगला है, अगर हम लोग आगे देखें, अब हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो भूकंप होता है, जो भूकंप है, पहली बार तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या गया है कि स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है। ठीक है, जो स्थल मंडलीय प्लेटें होती हैं वो गति करती हैं, तो उससे पृथ्वी पर कंपन होती है, और उसी को हम भूकंप कहते हैं। पृथ्वी पर स्थल मंडलीय प्लेटों के गति के कारण जो भी कंपन होता है उसी को हम भूकंप के नाम से जानते हैं, अर्थक्वेक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और यह जो कंपन होती है वो चारों ओर गति करती है, पृथ्वी के चारों ओर गति करती है कंपन, मतलब ये चारों ओर गति करती है। ये कंपन जो होती है, अर्थक्वेक होती है, वो पृथ्वी के चारों ओर गति करती है। इसीलिए जब भी ज्वालामुखी किसी भी मतलब जब भी अर्थक्वेक किसी भी पार्ट में आता है तो उसका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हर जगह पड़ता है। हल्का किसी को कहीं पर जो जहाँ ज़्यादा पास में होगा ज़्यादातर समझ में आता है, बहुत दूर होता है तो हल्का सा समझ में तो आ ही जाता है।
और आगे देखते हैं कि भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ पे कंपन होता है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद करके एकदम मस्त से मतलब आपको इसमें कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। उद्गम केंद्र मतलब कि फोकस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और अधिकेंद्र जिसे कि हम एपी सेंटर कहते हैं। तो इस दोनों पॉइंट में आपको एकदम कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे पॉइंट जो है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं और यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, अगर एक बार भी क्वेश्चन पूछा गया है इसका मतलब ये है कि उसके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, जहाँ पर कंपन शुरू होता है उसे हम उद्गम केंद्र या फिर इंग्लिश में हम इसे फोकस के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम इंग्लिश में इसे फोकस के नाम से जानते हैं। और जो ये अधिकेंद्र होता है वो क्या होता है कि उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को, मतलब कि जहाँ पर भूकंप आया रहता है और उसके सबसे निकटतम स्थान पर, भू सतह के सबसे निकटतम स्थान पर जहाँ पर सबसे पहले भूकंप महसूस होता है उसे हम एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, एपी सेंटर कहते हैं। एक बार मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ, यहाँ पे पिक्चर भी गिवन है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पे। हाँ, ये पिक्चर बहुत अच्छे से दिया गया है, यहाँ पे समझाया भी गया है कि यहाँ पे उद्गम केंद्र जिसे कि हम इंग्लिश में फोकस कहते हैं। ठीक है, उद्गम केंद्र को हम इंग्लिश में फोकस के नाम से जानते हैं। और वह स्थान जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोकस है, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है। ठीक है, वह स्थान जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है वो भूकंप ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है। ठीक है, यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ है इसलिए हम इसे उद्गम केंद्र कहते हैं या फिर फोकस कहते हैं। और ये इसके सबसे पास की जो पृथ्वी की सतह है वो ये है, और यही होता है एपी सेंटर। ठीक है, अधिकेंद्र होता है। इसको आप लोग एक लाइन में लिख कर रख लीजिए और एग्जाम के एक दिन पहले आप रिवाइज कर लीजिएगा इसे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये है कि जो भूकंप की तरंगे होती हैं वो सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। भूकंप की जो तरंगे होती हैं वो सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है, ये सभी दिशाओं में बाहर की ओर, जैसे आप देख सकते हैं ये भूकंप की तरंगे हैं और ये सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। तो कई बार स्टेटमेंट बनाकर आपसे पूछा जा सकता है कि जो भूकंप की तरंगे हैं वो सिर्फ एक ही दिशा में घूमती है, चारों दिशाओं में घूमती है, या ईस्ट और वेस्ट घूमती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भूकंप की तरंगे हैं वो सभी दिशाओं में बाहर की ओर घूमती है। ठीक है, अंदर की ओर नहीं बल्कि बाहर की ओर घूमती है। ये बात आपको क्लियर करके रखनी है। तो तीन बातें आपको यहाँ से क्लियर हो चुकी हैं। आपको इतनी ही बातें यहाँ पे याद रखनी है। भूकंप के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि स्थल मंडल की जो प्लेटें होती हैं उनकी गति की करने के कारण पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होता है और ये चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर मतलब महसूस होती हैं ये। और उसके बाद और इसका उद्गम पृथ्वी पर मतलब जहाँ सबसे पहले कंपन होता है, भूपर्पटी के नीचे जहाँ सबसे पहले कंपन होता है उसे हम उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को, जहाँ पर मतलब भू सतह के सबसे निकटतम स्थान को हम एपी सेंटर कहते हैं। जहाँ पर सबसे पहले भूकंप महसूस होता है उसे हम एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, जो मतलब कि फोकस के जो सबसे पास वाला स्थान होता है उसे ही हम एपी सेंटर कहते हैं। ये बात हमारी क्लियर हो गई, दो बातें। ठीक है, और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। मैंने आपको बताया कि जो एपी सेंटर से जो तरंगे होती हैं वो बाहर की तरफ जाती हैं। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई, तीन बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सबसे ज़्यादा हानि होती है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है तो यहाँ पे देगा कि भूकंप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अगर आपको 4-5 स्टेटमेंट भूकंप के बारे में पता है तभी आप उसको सही और गलत कर पाएंगे। तो अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। ठीक है, अधिकेंद्र मतलब कि जो एपी सेंटर होता है उसके उसके पास वाले भाग में सबसे ज़्यादा हानि होती है। और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर, जैसे जैसे आप जैसे कि यहाँ पे ये एपी सेंटर है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हानि होगी इस पार्ट में, लेकिन जैसे जैसे आप दूर बढ़ते जाएंगे हानि की मात्रा जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये बातें हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई भूकंप के बारे में। आप इसे नोट करके रख लिए क्योंकि आप बार बार किताब नहीं पढ़ पाएंगे, इतने सारे मतलब पेपर आपको देने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भूकंप के बारे में यहाँ पे 3 प्रकारों के बारे में भूकंपी तरंगे जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। इसके बारे में क्लास 7th की एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं दिया गया। भूकंप की जो तरंगे होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में स्टडी आपको करनी नहीं है, लेकिन आपको इतनी स्टडी करनी है कि वो अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो छूटे ना आपकी। ठीक है, जो भूकंप की तरंगे होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे होती हैं, एस तरंगे होती हैं और एल तरंगे होती हैं। जो पी तरंगे होती हैं उन्हें हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, और जो एस तरंगे होती हैं उन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, और जो एल तरंगे होती हैं उन्हें हम पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें एक दो पॉइंट यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आप नोट करना चाहें तो उसे नोट कर लीजिए, और अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसलिए प्रॉब्लम नहीं है
क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में वो गिवन नहीं है। तो अगर आप गिवन नहीं है तो आप नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पी तरंगे होती हैं उन्हें हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, मतलब कि प्राथमिक तरंगे हम कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे प्राइमरी वेव्स कहेंगे और हिंदी में हम इसे प्राथमिक तरंगे कहते हैं। किसे कहते हैं? तो पी तरंगों को हम प्राथमिक तरंगे या फिर प्राइमरी वेव्स भी हम इसे कहते हैं। और इसका दूसरा नाम अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। पी तरंगों का पूरा नाम प्राथमिक तरंग या फिर अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर रखना है। और जो तीनों में से सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है वो प्राथमिक तरंगों की होती है। स्पीड इसकी जो होती है, गति जो इसकी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है तीनों में। पी तरंग और एस और एल तरंगों में सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड होती है वो होती है प्राथमिक तरंगों की। ये दो पॉइंट आपको क्लियर हुए। और अब तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, अगर हम इसका तीसरा पॉइंट देखें, सबसे पहले पृथ्वी पर हमें महसूस कौन सी होती है? तो पी तरंगे ही होती हैं। और अब हम अगला पॉइंट इसके बारे में देखें तो ये जो तरंगे होती हैं वो समानांतर होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं समानांतर होती हैं। और अगर हम अगला पॉइंट देखें इसके बारे में तो ये इसके बारे में तीसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चल सकती हैं, ठीक है। सॉलिड में और लिक्विड में और गैस में, मतलब कि ठोस में, द्रव में और गैस में, ये तीनों में ही ट्रैवल कर सकती है। जो ये पी तरंगे होती हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैस तीनों में ये ट्रैवल कर सकती हैं। और पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुँचती हैं? तो वो पी तरंगे पहुँचती हैं। तो मैं एक बार फिर से क्लियर करती हूँ ये बात आपको कि पी तरंगों को हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं, इसे हम अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो पी तरंगों की होती है, इसीलिए ये पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंच जाती है। पृथ्वी पर तीनों में से सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती हैं? तो वो पी तरंगे सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती हैं। और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं से ये गुजर सकती हैं। बस आपको यही 4 पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं। पॉइंट इसके बारे में बहुत हो सकते हैं लेकिन इसके बारे में दिया नहीं गया है, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा अगर यहाँ से आता है तो आप कर ले जाएंगे अपने क्वेश्चन को। और उसके बाद अगर हम एस वेब्स की बात करें, एस वेब्स, यहाँ पे एस वेब की बात करें अगर, तो इसे हम सेकेंडरी वेब्स भी कहते हैं, सेकेंडरी वेब्स कहेंगे या फिर इसे हम द्वितीयक तरंगे कहेंगे, ठीक है। इसे हम द्वितीयक तरंगे भी कह सकते हैं। और ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है। जो लाइट वेव्स होती हैं तो वो भी अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत ही आती हैं। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, एस वेव्स जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं या फिर हम इसे द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से में चल सकती हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ गैस में ही चल सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चल सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ ये गैस के में ही चल सकती हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ गैस में ही चल सकती हैं। लिक्विड और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही चल सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चल सकती हैं, गैस में और लिक्विड में ये नहीं चल सकती है। आपको ये बातें क्लियर रखनी है कि जो एस तरंगे होती हैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चलती हैं और ये गैस और लिक्विड में नहीं चलती हैं। ये दो बातें आपके यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। और ये इसकी जो स्पीड होती है पहले जो पी तरंगे होती हैं उससे कम होती है, ठीक है। तो आपको 2-3 बातें यहाँ से, सेकेंडरी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे भी हम इसे कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चलती है, हो गया। अब हम लोग अब एल तरंगों पर आ जाते हैं। एल तरंगे जो होती हैं उसे हम पृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं। जो एल तरंगे होती हैं उन्हें हम पृष्ठीय तरंगे कहते हैं, ठीक है। सरफेस वेव्स भी हम इसे कहते हैं। और जो एल वेव्स होती हैं ये सरफेस पर होती हैं, इसलिए हम इसे सरफेस तरंगे कहते हैं, सरफेस वेव्स कहते हैं। और जो स्पीड इसकी होती है वो बहुत कम होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है वो लो होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो लो होती है। और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में जा सकती है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तीनों स्टेट में जा सकती है। और ये लॉन्ग वेव्स होती हैं, ठीक है। तो हमें 3 बातें यहाँ से क्लियर रखनी है कि ये पृष्ठीय तरंगे होती हैं, जैसे कि सरफेस वेव्स भी हम इसे कहते हैं, एल तरंगे। और ये लॉन्ग वेव्स होती हैं। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो स्पीड होती है वो लो होती है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होती है वो 2 से 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर ही होती है। और उसके बाद ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही चल सकती है। और आपको ये क्लियर रखना है सबसे जो गति सबसे ज़्यादा जो गति होती है वो पी की होती है, सबसे लो जो होती है वो एल की होती है। और उसके बाद जो पी तरंगे सबसे पहले पृथ्वी पर पहुँचती हैं, पी तरंगे जो है पृथ्वी पर सबसे पहले पहुँचती हैं। और जो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, और डिस्टर्बेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है
तो मैं कल इसका हाफ पार्ट वाला वीडियो जो कि आधा बचा हुआ है, कम से कम आधा घंटा का पार्ट और बचा हुआ है, जिसे कि मैं कल अपलोड कर दूँगी वीडियो में, ठीक है। और अब हम लोग जियोग्राफी का सेशन ऐसे ही करने वाले हैं और बहुत जल्द हमारा जियोग्राफी का सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहे हों तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक भी करें। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।